नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। क्या आप कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या कुछ पैसा आप छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए और कुछ लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए रखना चाहते हैं? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें तब निवेश कर सकते हैं। एक दिन से लेकर सालों तक निवेश करने की सुविधा आपको म्यूचुअल फंड में मिलती है। लेकिन निवेश करते वक्त आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और वो बातें हम आपको बताते हैं हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। फंड का प्रदर्शन खराब हो तो क्या निवेश रिडीम करना है सही विकल्प? क्या आपको एक्सिस निफ्टी 100 में 2 महीने के लिए निवेश करना चाहिए? क्या ओवरनाइट फंड में बैंक से बेहतर रिटर्न मिलता है? और फंड नामा में आज हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि 3 साल के निवेश के लिए डेट में कौन सी कैटेगरी उनकी फेवरेट कैटेगरी है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर एंड सीईओ विशाल धवन। विशाल, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सब बढ़िया एकदम? बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्रिया। चलिए पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ दीपक कुमार फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दीपक जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्ते, शुक्रिया। मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। और पहले तो स्वाति मैम और हमारे गेस्ट मेंटोर को मेरी तरफ से हेलो और नमस्ते। नमस्ते। जी मेरे 3 सवाल हैं। हाँ जी। पहला सवाल मेरा ये है मैम, जैसे हम अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अपने डीमैट अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, तो क्या हो कि अगर कोई हमारा स्टॉक ब्रोकर कुछ गलत काम करे, गड़बड़ करे और सेबी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जैसे कार्वी स्टॉक का के ऊपर हुआ था हाल में, तो उस वक्त मेरे जो स्टॉक में एसआईपी चल रही है और जो मंथली इसको देनी है वो सडनली रुक जाएगी। उस वक्त मेरे जो एमएफ उसमें पड़े हुए हैं, अगर मैं उसको सेल करना चाहता हूँ तो वो ब्लॉक हो जाता है। उस सूरत में हम क्या करें, क्योंकि कोई हमें ये पता नहीं कि वो 3 महीने में रिजॉल्व होगा या 6 महीने में रिजॉल्व होगा। उस पीरियड में हम क्या करें इन्वेस्टर? पहला सवाल ये है जी। तो आप होल्ड कीजिए। पहला सवाल का पहले जवाब लेते हैं, फिर बाकी सवाल ले लेंगे, ठीक है? विशाल बताएं, ये एक सिचुएशन रियल है, ये मनगढ़ंत हालात तो नहीं बता रहे हैं, ऐसा हुआ है। इसलिए अगर ऐसा कभी आगे चल के किसी के साथ हो या इनके साथ ही, अब इनको करना क्या चाहिए? क्या इनका निवेश ब्लॉक हो गया है? तो 2 चीज़ें हैं। एक तो जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं उन्हें खरीदने के लिए। या तो हम फिजिकल में खरीदें, जहाँ पे डिफरेंस फिजिकल का ये है म्यूचुअल फंड में कि वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिलता है। एक्चुअली जो आपके यूनिट्स हैं वो स्टिल फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड के इश्यू करता है वो यूनिट्स को, लेकिन वो डीमैट अकाउंट में नहीं आते हैं। तो क्या है कि ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मली डीमैट अकाउंट से एसोसिएटेड है कि अगर जो यूनिट्स हैं वो वहाँ पे रखे हैं, तो उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, तो वो रिस्क है कि कुछ टाइम के लिए या तो आपका निवेश जो आप कर रहे हैं जैसे कि एसआईपी या तो लमसम, वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, या तो जो आपके सेल का प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो सकता है। हमारी ये राय है कि जो आपकी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट की जो लिंकेज है वो इतनी मेजर बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि आप हमेशा अपना एसआईपी या तो इन्वेस्टमेंट कोई और तरीके से भी कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के। अगर आपका डीमैट अकाउंट ब्लॉक भी हो गया, या तो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो कोई भी और प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हैं। उससे कुछ मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका विथड्रॉल का प्रोसेस है, वो शायद डिले हो सकता है। जो हमने हमेशा ये सीखा है कि जभी भी एक ऐसी क्राइसिस आती है,
जो सिस्टम्स है वो हमेशा टाइटर और टाइटर हो जाते हैं। तो हमारी ये राय है कि सिर्फ इसी वजह से उन्हें डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जो भी पैसा आपको लिक्विडिटी के लिए चाहिए है, उसमें से कुछ पैसा आप हमेशा अपने बैंक या ऐसे कुछ एसेट्स में रखें, जहाँ पे अगर आपको चाहिए है तो जो आपके अगले 15 दिन में जो रिक्वायरमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। सो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है हमें लगता है कि वो इसकी वजह से उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात बताएं, डीमैट अकाउंट में जो इनके पास म्यूचुअल फंड का निवेश था, वो मान लीजिए कि एक फंड हाउस के किसी एक फंड में जा रहा था, तो आप कह रहे हैं कि अब वहाँ पे रुक गई है एसआईपी, वहाँ पर आप पैसे नहीं डाल सकते हैं या ना विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसी फंड में आप फंड हाउस की वेबसाइट या किसी और माध्यम से आप उसी फंड में निवेश अलग शुरू कर दें। दिस इज़ व्हाट यू आर रिकमेंडिंग? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अगर आपका इंटेंट ये है कि मेरी एसआईपी नहीं रुकनी चाहिए है, तो वो तो आप कई और तरीके से भी शुरू कर सकते हैं ताकि आपका वो इंटरप्शन नहीं होगा इस काइंड ऑफ इवेंट की वजह से। ओके, सॉरी, मुझे एक चीज़ शायद नहीं पता है, लेकिन डीमैट अकाउंट में क्या आपको वहाँ पर भी फोलियो नंबर जनरेट होता है जब आप निवेश करते हैं तो? आपके पास अकाउंट नंबर होता है वहाँ पे अच्छा, इंडिविजुअल, ओके, लेकिन तो सिर्फ जो है वो डीमैट अकाउंट में हेल्ड होते हैं। अच्छा, तो हमेशा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वेबसाइट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे या तो फिजिकली पेपर वर्क के थ्रू जैसे भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो हमेशा लगता है कि लोग बहुत जो डिसिप्लिन है वो एक लोन के तरीके से लेते हैं कि कुछ भी हो वो कभी रुकना नहीं चाहिए। हमारी ये राय है कि अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ जो चांसेस कम है, लेकिन अगर हुआ भी ऐसा, तो वो हमेशा कोई और तरीके से अपने उस महीने का या तो जो अपना एसआईपी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो उस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सवाल और भी था, क्विकली मैं पूछ लेती हूँ कि अगर कोई फंड चुनना हो, स्कीम चुननी हो, तो कैसे ये कंपैरिजन किया जाए कि कोई एक ही कैटेगरी, मान लीजिए लार्ज कैप में इतने सारे ऑप्शन हैं, कि बढ़िया स्कीम कौन सी है, किस बेसिस पे ये तय किया जाएगा? तो जो सबसे कॉमन तरीका है जो सब लोग करते हैं वो एक्चुअली फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में फंड ने कैसा किया है। ये हमारे हिसाब से एक पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें 3-4 और चीज़ें देखनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये देखनी चाहिए कि जो परफॉर्मेंस है वो कितना कंसिस्टेंट है। क्योंकि हमेशा जो भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ज़्यादा चेंजेस अवॉइड करनी है। तो आपको ये फंड नहीं चाहिए कि वो पिछले 1 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन अगले 1 साल में उसका परफॉर्मेंस डाउन होने वाला है, तो आप फिर से अपना पोर्टफोलियो चर्न करते रहेंगे। तो कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अपने पीयर ग्रुप के अगेंस्ट, अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जब मार्केट नीचे जाता है वो कितना नीचे जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है वो कैसे बिहेव करता है, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि उसके एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव फंड है ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट रिटर्न्स पे भी होगा, एंड देयरफॉर जितना सस्ता फंड होगा वो आपके लिए अच्छा है, आपके नेट रिटर्न के लिए। जी, चौथी बात ये है कि आप स्कीम का रिस्क रेशियोज देखिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप फैक्ट शीट देखते हैं म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का, तो अभी क्या है कि वो रेशियोज भी शेयर करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प्स रेशियो एटसेट्रा। तो क्या है कि जब आप ये सब देख सकते हैं साथ में, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी स्कीम अपने कैटेगरी के अगेंस्ट अच्छी है। आपने अपने सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कही कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो अपने कैटेगरी के साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार के लोग लार्ज कैप के फंड को मिड कैप के साथ कंपेयर करते हैं या स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर उनका एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो गलत कंपैरिजन ही कर रहे हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर वैभव गोयनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। वैभव जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ जी जी मैम, मेरा जो ये सवाल मैंने आपको मेल किया था वो इसके रिगार्डिंग में था कि जो एक्सिस का निफ्टी 100 फंड है
तो ये जो है निफ्टी 100 के मतलब जो निफ्टी 100 का पोर्टफोलियो से फॉलो करता है, हाँ तो जी। अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करके रखना है, अगर मैं निफ्टी 100 जब भी नेगेटिव में जाता हूँ, वो टाइम पे अगर मैं यूनिट्स परचेज करके एट द टाइम ऑफ दिवाली या जब भी मार्केट थोड़ा राइज रहता है, अगर तभी मैं उसको सेल कर दूं, क्योंकि 7 डेज का ही उसमें सिर्फ होल्डिंग पीरियड है। जी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है फॉर अ लिटिल बिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, तो इज इट अ गुड फंड? क्योंकि अभी 1 ही साल हुआ ये फंड को आके, और इसके रिगार्डिंग मुझे उनके बेंचमार्क जो रिटर्न्स रहे जी। हैं उसमें भी अगर फंड अगर मैं मेरे एंड से ट्रैक कर रहा हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा है ये वाला फंड। देखिए, इक्विटी में अमूमन सलाह नहीं होती है कि 2 महीने या 3 महीने के लिए निवेश करने की, लेकिन सुनते हैं कि हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बताइए विशाल, क्या है आपका नज़रिया, 2 महीने के लिए किसी फंड में निवेश करना सही होगा? जैसे आपने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आइडियली 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि जो स्कीम का एग्ज़िट लोड है या एग्ज़िट लोड पीरियड है, इन्वेस्टर्स वो देख के डिसाइड करते हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो एग्ज़िट लोड पीरियड है, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडेक्स फंड में बहुत शॉर्ट है, उसका ये इंडिकेशन नहीं लेना चाहिए कि उसका मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं। वो सिर्फ़ अपना एग्ज़िट लोड पीरियड कम रख के ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी वजह से पैसे निकालने हैं, जो एक्टिव फंड्स हैं जहाँ पे एग्ज़िट लोड नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, यहाँ पे आपका एग्ज़िट लोड पीरियड कम है। तो वो मोर ऑफ एन लिक्विडिटी की वजह से है या लिक्विडिटी प्रोविज़न की वजह से है, और नॉट इस वजह से है कि अ, हमें इन्वेस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए करना चाहिए। तो मैं ज़रूर ये सलाह दूँगा कि अगर आप इंडेक्स फंड भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक्सिस निफ्टी 100, जब आप इन्वेस्ट करें तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। प्रॉफ़िट 2 महीने में होगा या नहीं होगा, या गेन होगा या नहीं होगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, और मार्केट बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली। तो मेरी ये राय ज़रूर नहीं होगी कि आप 2 महीने के बेसिस पे इन्वेस्ट करें। 2 महीने के लिए निवेश करने की सलाह नहीं। देखिए, ये गारंटी नहीं है ना कि अगले 2 महीने में बाजार किधर जाएगा। आपको लग रहा है कि दिवाली तक बाजार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, हो सकता है ना भी मिले, तो क्या आप 2 महीने के बदले 4 महीने इंतज़ार करेंगे? इस तरीके से प्लान करके म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही नहीं होगा। आप इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर है तो वहाँ पर आप खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी लेना इसकी सलाह नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर एंड सीईओ विशाल धवन। अगला सवाल लेते हैं। हमारा ये सवाल ईमेल के ज़रिए आया है अनादि जी का। जानना ये चाहते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो एनएवी है, पिछले 2 महीने में इसमें एक शानदार उछाल देखने को मिला है। करीब 7% का इनको यहाँ पे मुनाफा दिख रहा है। तो क्या करें, बने रहना चाहिए या फिर पैसे रिडीम कर लेने चाहिए? एक्चुअली इसका अगर आप एनएवी देखिए तो ये 1 जुलाई को विशाल करीब 34.54 था और आज 18 को ये 43.45, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिला है पिछले 2 महीने में। हाँ जी, जो स्मॉल कैप फंड्स हैं जैसे निपॉन, वो बेनिफिशियरी हुए हैं कि जो स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं वो काफ़ी बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, और उसकी वजह से जो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़े हैं इसके बेसिस पे। आइडियली जो बहुत बार लोग म्यूचुअल फंड को स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं कि जब स्टॉक का प्राइस कुछ बढ़ जाता है तो वो अपने आप बेच देते हैं, और जब वो कम हो जाता है तो वो फिर से ट्रेडिंग करते हैं उस स्टॉक में। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निपॉन स्मॉल कैप,
जो फंड मैनेजर है वो खुद जो स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए हैं वो बेच रहे हैं, और जो स्टॉक्स स्मॉल कैप में शायद चीप हैं, वो उनमें एक्सपोज़र बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो अब आप स्मॉल कैप, जैसे आप निप्पॉन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जो एनएवी का मूवमेंट है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड मत कीजिए कि आपको इन्वेस्ट रहना चाहिए है या अ पैसा निकालना चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि जो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो नॉर्मली 7 से 10 साल के इन्वेस्टर्स के लिए ठीक होते हैं। और क्या है कि अगर आपको पैसे अगले 7-10 साल में नहीं चाहिए हैं, तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू रखिए, प्रोवाइडेड आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। अ जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पूरे पैसे स्मॉल कैप में मत लगाइए, और जो आपका गेन है, वो अच्छी बात है कि कुछ शॉर्ट टर्म में गेन्स बढ़े हैं, लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फंड मैनेजर को अपना जॉब करने दीजिए, और आप इन्वेस्ट अ, करते रहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल स्टॉक नहीं ले रहे हैं जहाँ पर आप गेन हो गया तो चलो यहाँ से पैसे निकाल लिया जाए। यहाँ पर आप प्लानिंग के साथ निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, एक कुछ लक्ष्य बनाते हैं। तो ऐसे में अगर ज़रूरत नहीं है पैसे की तो आप प्लीज़ इसको अभी छूइए मत। और ये अच्छा एक फ़ंड है, इसका रिटर्न सिंस लॉन्च काफ़ी इम्प्रेसिव 15% से ऊपर का। तो अगर आपका लंबा नज़रिया है तो ये आपको और भी कमा कर दे सकता है फ़ंड। तो लालच बीच में करके पैसे निकालने की सलाह फ़िलहाल नहीं। और अब हम रुख करेंगे यहाँ पर हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में इस हफ्ते हमने एक सवाल उठाया है और उस सवाल के जवाब हम पूरे हफ्ते जो भी एक्सपर्ट हमारे साथ आएंगे वो देंगे उस एक सवाल का जवाब, ताकि हमें एक नज़रिया समझ में आए कि कैसे क्या आपके लिए सही है। जवाब में लॉजिक भी होगा, तो ज़रा गौर से सुनिएगा इस पूरे हफ्ते इस सवाल के जवाब को। सवाल क्या है कि अगर 3 साल का आपके पास टाइम होराइज़न है और आप डेट में निवेश करना चाहते हैं, डेट कैटेगरी में, तो आपके लिए बेहतर विकल्प क्या होगा? डायनेमिक बॉन्ड फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड या फिर मीडियम ड्यूरेशन फंड? विशाल, अमूमन बहुत सारे एक्सपर्ट जब 3 साल का नज़रिया लेके चलते हैं डेट के लिए तो इसी 3 कैटेगरी में से किसी एक का नाम लेते हैं। तो इन तीनों में से आपके लिए फेवरेट फंड कौन सा है और क्यों? हमारी राय में क्या है कि जैसे आप इक्विटी का पोर्टफोलियो ब्लेंडेड तरीके से क्रिएट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल इंडेक्स, उसी तरह से जो आप डेट का पोर्टफोलियो देखते हैं 3 साल प्लस के लिए, उसमें आपको एक कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो नॉर्मली अच्छा रहेगा। और ये क्यों है? क्योंकि जो आपने 3 कैटेगरीज़ के नाम लिए हैं, मीडियम टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डायनामिक बॉन्ड, ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं, वो उनके जो फंड्स हैं, वो अलग-अलग तरीके से रियली इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे जो नॉर्मली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, वो कंपनी के बॉन्ड्स लेते हैं और ज़्यादातर उन कंपनीज़ के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनकी रेटिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, मतलब ट्रिपल ए रेटिंग के ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होंगे, और नॉर्मली वो जो बॉन्ड्स हैं वो अगले 2-3 सालों में मैच्योर होंगे। तो ये जो कैटेगरी है वो नॉर्मली काफ़ी प्रेडिक्टेबल है कि आप हाई क्वालिटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2-3 सालों में जो आपका इंटरेस्ट है जो बॉन्ड पे मिलता है और जो प्रिंसिपल है, वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड को रिटर्न हो जाएँगे। जो मीडियम टर्म कैटेगरी है वो शायद उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा-सा क्रेडिट रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर मीडियम टर्म फंड्स में के पोर्टफोलियोज़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रिपल ए और डबल ए के बेसिस पे। तो जो इन्वेस्टर्स सिर्फ़ ट्रिपल ए पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो शायद मीडियम टर्म फंड्स को इतना प्रेफ़र नहीं करेंगे, और जो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि मेरा 3 साल का नज़रिया है, तो क्या है कि अगर मैं थोड़ा डबल ए का रिस्क भी लूँ, हमें याद रखना है कि डबल ए के जो बॉन्ड्स हैं, उनका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं। डबल ए के बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉन्ड्स ही होते हैं।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। और जो आपके डायनामिक बॉन्ड फंड इन्वेस्टर्स हैं, वो एसेंशियली इन्वेस्ट इस नॉलेज से कर रहे हैं कि जो आपका फंड मैनेजर है, वो आपके जो पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे और जो मैनेज करेंगे, वो कॉम्बिनेशन से मैनेज करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, तो वो जो लंबे टाइम के बॉन्ड्स हैं, वो लेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो वो कैश में रहेंगे या तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में रहेंगे। अगर उनको लगता है कि ट्रिपल ए में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे जाएँगे। अगर उनको लगता है डबल ए में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ पे जाएँगे। तो आप बेसिकली वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो फंड मैनेजर को दे रहे हैं। तो हमारी राय है कि अगर आप 3 साल का पोर्टफोलियो देख रहे हैं डेट में, तो आपको एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपके 40% जो पैसे हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाए, ट्रिपल ए और बहुत प्रेडिक्टेबल। आपके 40% मीडियम टर्म में जाए, जहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल सकता है उस रिस्क को लेने की वजह से। और 20% जो है वो डायनामिक बॉन्ड्स में डालें, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जो फंड मैनेजर है, वो आपको थोड़ा और ज़्यादा अर्न करके ले सकते हैं अगर उनके जो कॉल्स हैं वो राइट गए। ओके। तो इसी तरीके से हम रेकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टर्स अपना डेट का पोर्टफोलियो क्रिएट करें। विशाल, अगर बड़ी रकम हो तो ऐसे बांटना 40-40-20 करके वो आसान हो जाएगा, लेकिन जब छोटी रकम होती है, मान लीजिए कि 1 लाख, हालांकि छोटी रकम नहीं है, बहुतों के लिए बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन अगर 1 लाख है निवेश के लिए, तो उसको भी क्या ऐसे ही बांटेंगे या फिर किसी एक में हम डालने की आप सलाह देंगे? हमारी रिकमेंडेशन है कि आप फिर भी ये ब्रेकअप करके इन्वेस्ट करें। अच्छा। क्योंकि क्या जो डिफरेंट पार्ट्स हैं डेट मार्केट के, 3 साल अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्या है कि हमने देखा है कि अगर आप अपना पूरा जो पैसा है वो सिर्फ एक कैटेगरी में डाल देते हैं जी। ज्यादा जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स है वो बहुत कॉमन होते हैं। तो क्या अगर कोई एक कंपनी में या 5 कंपनियों में प्रॉब्लम हुआ 3 सालों में, तो आप देखेंगे कि उस कैटेगरी में बहुत सारे फंड सेम टाइम पे इम्पैक्ट हो जाते हैं जी। तो जैसे आप अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस म्यूचुअल फंड हाउसेस और अक्रॉस स्टाइल्स। और उसी तरह से आप एक स्टेबल डेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ विशाल की राय कि किसी एक में पूरा पैसा ना लगाएं, जो 3 ऑप्शन है उसमें आप बांट दीजिए पैसे और इस तरीके से अपना डेट पोर्टफोलियो आप बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। और आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना है। सवाल आप हमें कहाँ भेज सकते हैं, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए। एक बात ध्यान रखिए कि जो हम सलाह देते हैं वो हर दर्शक के सवाल के ऊपर उसके हिसाब से देते हैं, तो बस आंख बंद करके कॉपी ना कर लिया करें। हर दर्शक की अलग पोर्टफोलियो, अलग रिस्क एपेटाइट, अलग ज़रूरत होती है, तो आप उस जवाब को समझिए और आपके हिसाब से आपके पूरे पोर्टफोलियो में, आपके फिनेंशियल मैनेजमेंट में, प्लानिंग में वो जहाँ फिट बैठता है वहाँ सिर्फ इस्तेमाल करें। आंख बंद करके सभी सलाह को ना मानें। और सवाल का जवाब देने में अगर हमसे देर हो जाती है तो उसके लिए नाराज़ ना हो। सवाल बहुत सारे आते हैं तो आपका नंबर भी आएगा। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।